हेलो एवरीवन, स्टार्ट करें नया लेक्चर। इंटरनेशनल रिलेशंस का नया लेक्चर है और इसका नाम है इंडो पैसिफिक। सो हम अब करेंगे इंडो पैसिफिक। इसको देख लेते हैं। ठीक है, मैंने डेली का प्रोग्राम बनाया था पर नहीं हो पाया। कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा करते रहें तो आप ये स्पेशली फॉर द यूपी पीसीएस मेंस एंड यूपीएससी एज वेल। ठीक है, हालांकि अभी प्रीलिम्स वाला आएगा यूपीएससी में। आप लोग प्रीलिम्स फोकस कर रहे होंगे बट यूपी पीसीएस वाले जो मेंस दे सकते हैं और 2025 के जो लिए तैयारी कर रहे हैं पीसीएस के लिए वो भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन क्या है ये इसके पूरे बारे में देखा जाए। इंडो पैसिफिक रीजन है क्या एंड ऑल दैट। तो सबसे पहले emphasizing सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये इंडो पैसिफिक की बात की गई है तो एक इंडियन ओशियन हो गया प्लस पैसिफिक ओशियन हो गया। ओशियन में रिसोर्सेज हैं तो वही रिसोर्स की यहाँ बात की गई फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वाइल प्रिजर्विंग द इकोसिस्टम्स हेल्थ। तो सस्टेनिंग वे में, यहाँ सस्टेनिंग वे कहा गया, सस्टेनेबल। तो सस्टेनिंग वे में कैसे आप ओशन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, फॉर पर्सनल एंड फॉर ग्लोबल लेवल पे कैसे आप सर्व कर सकते हैं यूज करके। द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हैं ड्यूरिंग द 18th हेड ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग, एक HACJAM की हुई थी मीटिंग और उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया स्टैंड्स फॉर ओपन रूल बेस्ड मैरीटाइम बॉर्डर इन इंडो पैसिफिक। तो किसकी बात की है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर में? ही टॉक्ड अबाउट द अबाउट ओपन ओपन सबके लिए खुला हो, मतलब एक कंट्री का किसी एक कंट्री का डोमिनेंस ना हो। लाइक चाइना इज इंक्रीजिंग देयर डोमिनेंस ओवर द इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी में भी इनका डोमिनेंस दिख रहा है। तो बाकी लोगों के जो अधिकार है इनको छिन्न भिन्न कर रहा है। तो यहाँ पे बात की गई है ओपन की, ठीक है, सबके लिए रूल बेस्ड। ठीक है, एक रूल बनाया जाए, रूल बेस्ड हो, मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी आर्बिट्ररी यूज कर रहा है। ठीक है, रूल बेस्ड मैरीटाइम बॉर्डर्स इन द इंडो पैसिफिक। भाई जिसका जितना हक है सबको उसमें अधिकार होना चाहिए, किसी एक की तो ओशन है नहीं। ठीक है, कि भाई ये कोई क्लेम कर सके। देखो लैंड बॉर्डर लोग क्लेम कर देते हैं। ठीक है, अब आजकल ये मैरीटाइम बाउंड्री और मैरीटाइम बॉर्डर्स भी बढ़ गए हैं। ठीक है, तो अपनी फोर्सेस लगा दे रहे हैं, यहाँ पे कोस्ट गार्ड्स आ जा रहे हैं और ये सब सारी चीजें, एक सिक्योरिटी जो मैरीन सिक्योरिटी है, नेवी, ये सब लगा करके अपनी बाउंड्री यहाँ भी ये लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें तो कोई वो है ही नहीं, जितना चाहें पूरे आप पूरे दुनिया की समंदर ले लो, फिर सब आप ही के अंडर। तो रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए मैरीटाइम बॉर्डर। तो ये सब बात की गई। देखिए HACGM जो है अभी यहाँ पे जो यहाँ मेंशन किया हुआ है HACGM, अभी हम देखेंगे। पहले सबसे पहले देखना है व्हाट इज इंडो पैसिफिक। तो इंडो पैसिफिक के बारे में देखते हैं क्या है। इट इज अ रीसेंट कंसेप्ट। क्या है? इट वॉज अबाउट डिकेड अगो दैट वर्ल्ड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इंडो पैसिफिक। ठीक है, अभी 10 साल हुआ है कुछ। It has been quite significant. Why? One of the reason behind the popularity of this term क्या है? Is understanding that Indian Ocean and the Pacific are linked strategic theater. They are linked strategic theater. कौन? इंडिया और पैसिफिक। ऑल्सो दूसरी बात यहाँ क्या कही गई है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैज शिफ्टेड टू एशिया। ठीक है, द रीजन बीइंग मैरीटाइम रूट्स, जो रास्ते हैं, ठीक है, द इंडियन ओशन एंड द पैसिफिक प्रोवाइड द सी लेन, एक रास्ता प्रोवाइड कर रहा है। नहीं, सारा कार्गो है, जितना भी कॉमर्शियल एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, सब जो है पैसिफिक और इंडो पैसिफिक से होके जा रहा है। तो मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड पासिस थ्रू दीज ओशंस। तो मेन बात ये कहा गया है कि वर्ल्ड ट्रेड जो है इन्हीं ओशन से होकर के गुजर रहा है। दैट्स वाई द रीजन। जैसे मैं इंडो पैसिफिक आपको दिखाऊं, अगर दिस इज द इंडो पैसिफिक, या आपका इंडो पैसिफिक आ गया। देख लीजिए पूरा इंडियन ओशियन वाला और पैसिफिक। और कार्गो देखिए कहाँ जाएगा, देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाएगा, फिर यहाँ पे क्या नाम है, इट विल मूव टू सेंट्रल एशिया के लिए रास्ता यहाँ खुल जाता है। यहाँ पे ये देखिए पूरा आपका जो इंडोनेशिया मलेशिया वाला इधर वाला जो रीजन है, तो ये सब पूरा रीजन कवर कर रहा है। ठीक है, अभी हम ये पूरा अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, मलक्का स्ट्रेट से होके जा रहा है। ठीक, तो ये जो रीजन है मेजर इकोनॉमिक एरिया है। अच्छा, आपको यहाँ पता है कि ये जो है स्विस कर्नल बना, तो स्विस कर्नल से भी जो भी चीजें होके जा रही हैं, ठीक है, तो इन्हीं रास्तों से होके जा रही हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, आइए सिग्निफिकेंस देखा जाए। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस, सबसे पहली बात तो पॉपुलस है, इकोनॉमिकली एक्टिव रीजन है। ये क्या इकोनॉमिकली एक्टिव रीजन ऑफ द वर्ल्ड है। अब इसमें 4 कॉन्टिनेंट आ गए, एशिया तो सर्व कर ही रहा है, अभी हमने देखा अफ्रीका भी जोड़ सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी है, अमेरिका भी है। ठीक, कैसे अमेरिका है ये देखिए आप, ये देखिए अमेरिका को वे जा रहा है कि नहीं, इधर वाला जो है राइट साइड वाला ये अमेरिका की तरफ चला जाएगा ये पूरा। और ये ऑस्ट्रेलिया भी कवर कर रहा है और इट हैज वे टू अमेरिका। इट कवर्स ऑस्ट्रेलिया, होल ऑफ द एशिया, साउथ एशियन, सारे साउथ एशियन रीजन आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अफ्रीका,
हॉर्न ऑन अफ्रीका, यहाँ पे पायरेट्स बहुत होते हैं हॉर्न ऑन अफ्रीका के पास, ठीक है। तो ये पूरा रीजन इस तरह से होलिस्टिक व्यू में अगर देखा जाए तो ये रीजन हाईली इकोनॉमिक एक्टिव रीजन है। देखिए थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे क्लियर नहीं है, ठीक है। चलिए आइए, तो बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये सब सारी जरूरी है। द डायनेमिज्म एंड वाइटलिटी ऑफ द रीजन क्या है, वाइटलिटी इज सेल्फ एविडेंट। 60% जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है एंड 2/3 ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट मेक दिस रीजन अ ग्लोबल इकोनॉमिक कंसर्न। तो पहला वर्ल्ड पॉपुलेशन का 60% तो इसी रीजन में रिजाइड कर रहा है, और 2/3 ऑफ द ग्लोबल आउटपुट ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। दैट वाई द रीजन इज ग्लोबल इकोनॉमिक सेंटर, ठीक है। द रीजन इज ग्रेट सोर्स ऑफ एंड डेस्टिनेशन फॉर एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सोर्स है, और मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स क्रिटिकल एंड लार्ज सप्लाई चेन्स हैव इंडो पैसिफिक कनेक्शन। तो वर्ल्ड की जितने भी क्रिटिकल हैं सप्लाई चेन है उसमें कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक जुड़ा हुआ है। तो सप्लाई चेन जो होती है, जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट बन रहा है, और प्रोडक्ट बनने के लिए 4 आइटम चाहिए, 4-5 आइटम, ये कहीं देश से आ रहा है, ये कहीं देश से आ रहा है, तो सप्लाई चेन जो है टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। एक सप्लाई बनी रहेगी, क्योंकि एक ये सब पार्ट ऑफ ए प्रोडक्ट है। अब ये अलग अलग देशों में बन करके असेंबल हो जाते हैं, या हमें कोई मोबाइल बनाना है तो मोबाइल में कुछ हमें चिप चाहिए, ये कहीं और से आ रही है, तो सप्लाई चेन का पार्ट हो गई ना चिप। अगर ये ब्रेक हो जाएगी तो कैसे मोबाइल बन पाएगा। तो एक सप्लाई चेन का भी एक हिस्सा है पूरा ये इंडो पैसिफिक वाला रीजन, ठीक। द वास्ट रिजर्व ऑफ मरीन रिसोर्स इन द इंडियन एंड द पैसिफिक ओशन कंबाइंड। अब ये रिसोर्स तो बहुत ज्यादा है, जैसे इसमें ऑफशोर हाइड्रोकार्बन है, मीथेन हाइड्रेट्स हैं, सी बेड मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मेटल्स हैं, ये सब जो हैं आजकल के नई टेक्नोलॉजी में यूज होंगे। Sizable coastline or exclusive economic zone provide the littoral countries with competitive capability for exploiting these resources। तो जो कोस्टलाइन, साइजेबल कोस्टलाइन, अगर अच्छी खासी अगर आपकी कोस्टलाइन है, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आप अपना ट्रेड वेड, अपना जो भी मैन्युफैक्चरिंग जो भी सेटअप कर सकते हो एक्सट्रैक्ट करने के लिए मिनरल्स को, लाइक पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स भी यूज होते हैं। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स ये वन ऑफ द रिसोर्सेज हैं ऑफ द ओशन वी आर यूजिंग टुडे। तो जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है विच इज 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आप जो भी चीजें कर रहे हो तो वहां इकोनॉमी को, यहाँ के आप रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। ये सब सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे देखा जाए कि व्हाट इज इंडियाज पर्सपेक्टिव इन द इंडो पैसिफिक। क्या है इंडिया का पर्सपेक्टिव इंडो पैसिफिक में। पहला है कोऑपरेट विद द अदर्स फॉर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। A lot of India's special partner like the USA, Australia, Japan and Indonesia, ये सब सारी जो कंट्रीज हैं, they want India's presence in the South China Sea, East China Sea, basically to counter China। अब इन लोगों को चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस होने के लिए यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ठीक है, जापान है, और इन लोगों ने अवकाश भी बनाया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस। I2U2 भी बना हुआ है इस तरह से। I2U2 तो चलिए अलग चीज हो गई, या अवकाश बनाया, अवकाश, ठीक है। क्वाड्रिलैटरल ग्रुपिंग हुई है, क्यों, ये सब क्यों, काउंटर चाइना। अभी हम लोग क्वाड भी पढ़ेंगे, ठीक है, क्वाड्रिलैटरल डायलॉग, ठीक। तो ये सब, ये क्या है, एक इंडो पैसिफिक में इन्फ्लुएंस ही तो बढ़ाना है, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस बन रहे। अब ये लोग चाहते हैं कि हमें चाइना को काउंटर करना है, तो इंडिया का पार्टनरशिप होना जरूरी है। इंडिया हाउएवर सीक्स टू कोऑपरेट फॉर एन आर्किटेक्चर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। इंडिया चाहता है कि ऐसा आर्किटेक्चर बने भैया, शांति हो, सिक्योरिटी हो रीजन में, ठीक है, और मेनली पीस एंड स्टेबिलिटी चाहता है इंडिया। तो कॉमन प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी रिक्वायर द कंट्रीज टू इवॉल्व थ्रू डायलॉग, आपस में बातचीत किया जाए, सहमति हो, एंड रूल बेस्ड ऑर्डर। देखिए बार बार रूल बेस्ड ऑर्डर आ रहा है फॉर द रीजन। देन यहाँ पे आया इंडो पैसिफिक एक्सटेंड्स फ्रॉम अफ्रीका से अमेरिका तक जाता है, ठीक है, हमने पूरा डायग्राम देखा है, और फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव रीजन है। इंडो पैसिफिक किस चीज के लिए मशहूर है, इट्स फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव। इट इंक्लूड्स ऑल नेशंस इन द ज्योग्राफी, जितने भी आसपास की जो बाउंड्री, पूरे इंडो पैसिफिक को बाउंड्री जो बना रहे हैं जितनी भी नेशंस, ठीक है, तो सबका स्टेक हो जाता है इसमें, ठीक। इन इट्स ज्योग्राफिकल डायमेंशन इंडिया कंसिडर्स द एरिया फ्रॉम द शोर्स ऑफ अफ्रीका। तो इंडिया क्या कहता है, इंडिया कहता है कि शोर्स ऑफ अफ्रीका से लेकर के अमेरिका तक इसका जो है बाउंड्री है। अब यहाँ आइए आगे देखा जाए कि इक्वल शेयर एंड ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या है। इक्वल शेयर इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इंडिया सपोर्ट्स रूल बेस्ड ऑर्डर। भैया हम रूल बेस्ड ऑर्डर सपोर्ट करेंगे, ओपन बैलेंस एंड स्टेबल ट्रेड इन्वायरमेंट हो, सही बात है, किसमें, इंडो पैसिफिक रीजन में, which lifts up all nations to the tide of trade and investment. This is the same as what the country expects from the RCEP. Same we are expecting from the RCEP। हम तो बाहर आ गए इससे, हम इसकी पहली मीटिंग में बैठे थे, बट हम ऑप्ट आउट कर गए क्योंकि हमारा लॉस हो रहा था, ठीक है, हमारा लॉस हो रहा था, हमारी डोमेस्टिक मार्केट जो है
उस पर नुकसान हो रहा है, दैट वाई वी लेफ्ट द RCEP, ठीक है। तो यहाँ मेन बात इक्वल शेयर इन ट्रेड, यहाँ क्यों है इंपॉर्टेंस, इक्वल शेयर हो किसमें, ट्रेड में और इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। इंडिया सपोर्ट्स रूल बेस्ड ओपन बैलेंस्ड स्टेबल ट्रेड एनवायरनमेंट, ठीक है, which lifts up all nations on the tide of trade and investment। भाई बाकी लोग आए, सब लोग ट्रेड करें, इन्वेस्टमेंट लगाएं, पैसा ऐसा लगाएं, और ये हम RCEP से भी एक्सपेक्ट करते हैं इसी तरह की चीजें। द सेम इज व्हाट द कंट्री एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द RCP, जो रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। अब ये RCP जो हो गया है, ये जो RCEP है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है, ठीक है, अमंग द कंट्रीज, जो एशियन कंट्रीज, इसमें मेन है चाइना आ जाता है। अब चाइना की वजह से तो हमने छोड़ दिया, अब चाइना यहाँ डोमिनेंस दिखाने लगेगा तो दिक्कत बात हो जाएगी। तो RCEP से हम भी एक्सपेक्ट करते हैं, हालांकि उसमें चाइना है, कि दैट एक फ्री रूल बेस्ड ट्रेड हो वहां पे, ओपन बैलेंस्ड स्टेबल इन्वायरमेंट हो, कहाँ, इंडो पैसिफिक, एक इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक बनाने की बात की जाए और उस पर आगे बढ़ा जाए। आगे देखते हैं यूनिफाइड एशियान। अच्छा भाई, एशियन कंट्रीज की ग्रुपिंग है सब, ठीक है। अनलाइक चाइना, इंडिया सीक्स अ यूनिफाइड एशियन, नॉट अ डिवाइडेड वन, एंड चाइना ट्राइज टू प्ले ऑफ सम मेंबर्स अगेंस्ट अदर्स, देयर बाई इन अ वे एग्जीक्यूटिंग। तो चाइना क्या कहता है, एशियन कंट्रीज में भी फूट डाल के, ठीक है, अपना डोमिनेंस यहाँ साबित करना चाहता है। वर्क इन कोलैबोरेशन विद चाइना, इंडिया डज नॉट कंप्लाई विद द यूएस वर्जन ऑफ इंडो पैसिफिक दैट सीक्स टू कंटेन चाइनीज डोमिनेंस। इंडो पैसिफिक जो एशिया वर्जन है यूएसए वाला, तो इट वांट्स टू कंटेन, ठीक है, उन दोनों का आपस में जो है यूएस और चाइना का बहुत ज्यादा, इंडिया से ज्यादा ही ट्रेड रिलेशंस हैं, ठीक है। तो दे सीक टू कंटेन चाइनीज डोमिनेंस, इंडिया इज रैदर लुकिंग फॉर द वेज थ्रू विच इट कैन वर्क टुगेदर विद चाइना। इंडिया क्या चाहता है, इंडिया इज लुकिंग फॉर द वे, क्या, थ्रू विच इट कैन वर्क टुगेदर विद द चाइना अगेंस्ट डोमिनेंस ऑफ अ सिंगल प्लेयर। अब ये क्या चीज है, इंडिया इज लुकिंग फॉर डेमोक्रेटाइजिंग द रीजन, डेमोक्रेटाइज कर दिया जाए, इंक्लूसिव बना दिया जाए रीजन को, भाई सबका स्टेक, जितने भी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं सबका स्टेक हो इसमें, भाई आप रिसोर्सेज जो हैं, अब यहीं पे तो दिक्कत आएगी, कैसा एक रूल बेस्ड ऑर्डर बनाओगे, यहीं तो दिक्कत है। अर्लियर द रीजन यूज टू बी ऑलमोस्ट लाइक एन अमेरिकन लेक, पहले ही अमेरिकन लेक बना लो, ठीक है, अमेरिकन लेक की तरह था ये। हाउएवर देयर एग्जिस्ट अ फियर दैट रीजन नाउ विल बिकम अ चाइनीज लेक, चाइनीज मिलिट्री ऑपरेशंस और ये सब ज्यादा इधर होने लगे, मिलिट्री जो इनके स्टैब्लिशमेंट्स है वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। पहले चाइनीज लेक था, अमेरिकन लेक था, अब ये चाइनीज लेक, बाकी स्टेक होल्डर कहाँ गए, ठीक है, उनको भी तो होना चाहिए। इंडिया डज नॉट वांट हेगेमनी ऑफ एनी प्लेयर, भैया किसी भी एक प्लेयर की वर्चस्वता यहाँ पे ना हो, सबका इसमें रोल है, एक इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। देखिए ये चाइना और यूएस, ये सब मिल करके, चाइना, यूएस, रशिया, ठीक है, ये सब जो है ये ऐसी डोमिनेंट कंट्रीज हैं जहां चाहते हैं अपना वर्चस्व करने लगते हैं, मनमानी करते हैं, क्योंकि इनके पास पावर है, पैसा है, ठीक। हम जो है हम ऐसी बात नहीं करते हैं, हम लोग वैसे इस नेचर के नहीं हैं, वसुधैव कुटुंबकम में बिलीव करते हैं, ये सब सारी चीज़ें। तो हमारे जो कल्चरल, जो हमारे एम्बिशंस हैं, हमारे कल्चरल एम्स हैं, जो हमारी सीख है, वो सबके भले की बात करती है, ठीक है। आइए आगे देखा जाए, इंडिया डज नॉट वांट हेगेमनी ऑफ एनी प्लेयर इन द रीजन। अब करंट चैलेंजेस क्या हैं, देखिए ये जो हमने ऊपर पढ़ा हुआ है, ये है व्हाट इज द इंडियाज पर्सपेक्टिव, क्या था, कोऑपरेट विद अदर्स फॉर सिक्योरिटी, एक्सटेंड्स फ्रॉम अफ्रीका टू अमेरिका, हम कंसिडर करते हैं इक्वल शेयर और ट्रेड इन्वेस्टमेंट में सबका, और RCEP से एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा करने दे। देन यूनिफाइड एशियन चाहते हैं, चाइना चाहता है टूट जाए, वर्क इन कोलैबोरेशन, हम चाहते हैं कोलैब करें चाइना के साथ, और अमेरिका चाहता है अमेरिका ही का डोमिनेंस हो। तो पहले ये क्या नाम था, क्या नाम था, ये चाइनीज लेक बन जाएगा, ये पहले ये अमेरिकन लेक कहा जाता था, तो अब चाइना का डोमिनेंस हो रहा, तो ये सब सारी चीजें आपस में लोग लड़ रहे हैं। अब देखिए करंट चैलेंजेस क्या हो जाएंगे, क्या क्या प्रेजेंट टाइम की चैलेंजेस है, देखियो पहला थिएटर ऑफ जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन। अब थिएटर हो गया, किस चीज का थिएटर हो गया, जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन का। इंडो पैसिफिक इज प्रिंसिपली, एक तो रिसोर्स यहाँ ज्यादा है, इट इज प्रिंसिपली थिएटर ऑफ जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन। क्यों, क्योंकि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, जो ऊपर हमने डिस्कस किया, क्वाड है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब मिलकर के A2U2 है, और सॉरी ऑकस है, तो सब क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया डोमिनेंसी तो बढ़ाना चाह रहे हैं सब रीजन में, तो क्वाड हो गया। तो ये थिएटर, जियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होने लगा, मल्टीलैटरल ग्रुपिंग्स होने लगी हैं, क्या नाम है, इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। चाइनीज मिलिटराइजेशन मूव, ये बहुत बड़ी बात है, चाइना मिलिट्री बढ़ा रहा है अपनी। देखिए ये है इंडिया इंटरेस्ट और इंडिया की स्टेबिलिटी को ये थ्रेट है, क्या है, इट इज अ थ्रेट टू इंडियाज स्टेबिलिटी एंड इंटरेस्ट, ठीक है। और इंडियाज नेबर्स आर रिसीविंग मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चरल असिस्टेंस फ्रॉम चाइना, जैसे बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, चाइना, इट्स इन्वेस्टिंग इन नेपाल, ठीक है, इन्वेस्टिंग इन मालदीव्स, इट इज इन्वेस्टिंग इन श्रीलंका, जैसे हम्बन तोता पोर्ट है, और बांग्लादेश में भी इसका इन्वेस्टमेंट, तो बढ़ता हुआ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि देखिए एक डिपेंडेंसी इंडिया पे है, नेबरिंग कंट्रीज इंडिया के, पर दे वांटेड टू डाइवर्सिफाई देयर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट रिलेशनशिप्स, तो ये चाइना से भी ये लोग बातचीत कर रहे हैं सब।
तो ये सब सारी चीजें यहाँ पे आ गई हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है कि चाइनाज मिलिट्री मूव तो आप देख लिया, यहाँ पे मिलिटराइजेशन मूव क्या है। अब इंडिया जो नेबर है वो मिलिट्री, जैसे कि मिलिट्री जो सस्ते इक्विपमेंट्स है बांग्लादेश भी रिसीव कर रहा है चाइना से, इंफ्रास्ट्रक्चरल असिस्टेंस फ्रॉम चाइना, जैसे सबमरीन से कौन बांग्लादेश रिसीव कर रहा है चाइना से, ठीक है, फॉर म्यांमार के लिए, और एंड फ्रिगेट्स फॉर श्रीलंका एंड इवन बांग्लादेश, एंड इट्स ओवरसीज मिलिट्री बेस इन जिबूती, हॉर्न अफ्रीका में, जहां पे खूब पायरेट्स हैं, खूब पायरेट्स पाए जाते हैं समुद्री, यहाँ पे इनका बेस है, ठीक है, एक मिलिट्री बेस इन जिबूती इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। अगर आप मिलिट्री बेसिस ऑफ चाइना बात करें, अगर देखा जाए मिलिट्री बेसिस ऑफ चाइना कहाँ कहाँ वर्ल्ड में है, देख लीजिए इनका इन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ है। थोड़ा सा नेटवर्क यहाँ पे स्लो है। सॉरी सॉरी, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, वरना मैं शो कर देता आपको, ठीक है। तो मिलिट्री बेसिस चाइना की दुनिया में फैले हुए हैं। चलिए आइए यहाँ देखा जाए, हम्बन टोटा पोर्ट में श्रीलंका इन्वेस्ट कर रहा है और सबको डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसा रहा है, डेट ट्रैप में फंसा रहा है, जिसको कहा जाता है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। तो चाइना का बहुत बड़ा ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसा करके इन्वेस्टमेंट कर करके कब्जे में ले लेना सबको, ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, ठीक है। जो चाहेगा वो फिर करवाएगा। तो जैसे पाकिस्तान में भी बहुत इन्वेस्टमेंट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है जो, ठीक है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का, ठीक है, इसमें इनकम पास कर रहा है ये बांग्लादेश और नेपाल, ये सब सारी रीजन्स। तो एक हम्बन टोटा पोर्ट है, ये भी श्रीलंका में है, और चाइना जो है इस पर चाइना का इस हम्बन टोटा पोर्ट पर होल्ड है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पे। देन हॉट स्पॉट फॉर नॉन ट्रेडिशनल इशूज, ये क्या है, ये रीजन की जो वास्टनेस है, इतना बड़ा रीजन है इंडो पैसिफिक, इसमें मल्टीपल रिस्क आ जाते हैं, ठीक है, पायरेसी है, ट्रैफिकिंग हो रही है, टेररिज्म है, तो ये सब सारी चीज़ों के जरिए पायरेसी, ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, तो बिकॉज ऑफ द वास्टनेस ऑफ द नेचर एसेस करना, एड्रेस करना चैलेंजेस को, ये थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है। इंडो पैसिफिक रीजन इज फेसिंग सीरियस चैलेंजेस, कैसे हैं, जैसे ज्योग्राफिकल और इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को, जैसे क्लाइमेट चेंज है, एल नीनो ला नीना इवेंट्स इसी रीजन में होता है, ठीक है, साइक्लोन, सुनामीज, बे ऑफ बंगाल में खूब सुनामी आती है, अरेबियन सी में आती है, तो ये सबसे चैलेंजेस हैं ये सारे। देन मरीन पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा मरीन पॉल्यूशन हो रहा है, अनरेगुलेटेड एंड अनरिपोर्टिंग फिशिंग हो रही है इस रीजन में, ठीक है, एंड मरीन पॉल्यूशन, ऑयल स्पिल्स हो जाता है, ये सब सारी चीज़ें हैं। इंडियाज लिमिटेड, क्या है इंडिया की लिमिटेड नेवल कैपेसिटी इन द इंडियन नेवी। देखिए इंडिया की जो लिमिटेड नेवल कैपेसिटी है, इंडियाज नेवी हैज लिमिटेड रिसोर्स, क्या है हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, एंड कैपेसिटी टू स्ट्रेंथन इट्स एफर्ट, ठीक है, बिकॉज ऑफ लिमिटेड एलोकेशन ऑफ मिलिट्री बजट भी थोड़ा कम है, और पूरा हमें तो अपने ही देख लें, बड़ी बात है। तो लैक ऑफ एक मिलिट्री बेस जो है ओवरसीज, ये फंडामेंटल लॉजिस्टिक चैलेंज है इंडिया के लिए, ठीक है। तो इंडो पैसिफिक में जो हमारा इन्वेस्टमेंट करना है सब, तो उसके लिए लॉजिस्टिकल चैलेंजेस आते हैं, वी नीड मोर फोर्स, वी नीड मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए हम आत्मनिर्भर पे भी बात कर रहे हैं। अगर बाहर से ही सिर्फ इक्विपमेंट बनाते रहेंगे, और तो आत्मनिर्भर भारत में ही डिफेंस इंडस्ट्रीज में ही प्राइवेटाइजेशन किया गया, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन इन डिफेंस इंडस्ट्रीज, ताकि प्रोक्योरमेंट हो सके इजी, और हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ें, ठीक है, सेल्फ रिलायंस, मोर हम सेल्फ रिलायंस की, ठीक है, डिपेंडेंसी, इंटरकनेक्टेडनेस है जहां तक हमारा फायदा हो, ठीक है। तो इंटरकनेक्टिविटी भी चाहिए वर्ल्ड में, बट क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं कि हम हमेशा सस्टेनिंग ही रहेंगे, तो एक इंटरकनेक्टिविटी होनी चाहिए, बट वी विल बी मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। अब वे फॉरवर्ड देख लीजिए क्या, द कंट्रीज इन द रीजन शुड हैव इक्वल एक्सेस, भाई इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, हर एक को रिक्वायर फ्रीडम होगा, नेविगेट करे अनइम्पीडेड कॉमर्स एंड पीसफुल, तो सबके पास एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, अनइम्पीडेड कॉमर्स हो, और पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स हो इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ। देन कनेक्टिविटी हो रीजन में, सबनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मेंटेन किया जाए, ठीक है, सबनिटी भी रहे कंट्रीज की और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ट्रांस कंसल्टेशन, गुड गवर्नेंस शुड बी देयर, ट्रांसपेरेंसी, वायबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, तो वी नीड ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस, वायबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी इन दीज रीजन्स, ठीक है। देन मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस क्या है, नेसेसरी फॉर द इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी, एमडीए अप्लाइज जो है मैरीटाइम, ये डोमेन अवेयरनेस, ये क्या अप्लाई करता है, इफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी एक्टिविटी जो मैरीटाइम एनवायरनमेंट से एसोसिएटेड हो,
और जो यहाँ की सिक्योरिटी, सेफ्टी और इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डालती हो, ठीक है। दैट इज द मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस नेसेसरी फॉर द इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी, ठीक है। और कोई वो सारी चीजें एंड इम्प्लाइज इफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोई भी एक्टिविटी वहाँ ऐसी समझा जाए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्टिविटीज विच आर एसोसिएटेड विद द मैरीटाइम इन्वायरमेंट, दैट इज द मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। उस रीजन में आप अवेयर रहो क्या हो रहा है क्या नहीं, कौन सी घटना जो हमारी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, इकोनॉमी के लिए और एनवायरमेंट के लिए जरूरी है, दैट इज द अवेयर रहो आप रीजन से। मल्टीपोलैरिटी, अब देखो सिक्योरिटी एंड पीस, लॉ अबाइडिंग नेचर ऑफ द कंट्रीज अराउंड द रीजन इज क्रूशियल। क्या चाहिए, क्रूशियल क्या है आपको, कंट्री चाहिए क्या लॉ अबाइडिंग नेचर के हों, पीस और सिक्योरिटी पसंद करने वाले हों। इससे क्या होगा, दिस विल अलाउ मल्टीपोलैरिटी, कई लोग आकर के इन्वेस्ट करेंगे, मल्टीपोलर, एक यूनिलैटरल नहीं होगा, एक यूनिपोलर नहीं होगा, मल्टीपोलैरिटी आएगी रीजन में, कई लोग का स्टेक्स होगा। स्मॉलर स्टेट जो है दे आर मोस्ट वल्नरेबल, ये माइनॉरिटी समझो, जैसे किसी कंट्री में माइनॉरिटी है वैसे ये रीजन में माइनॉरिटी है। इन द रीजन एक्सपेक्ट इंडिया टू सेट अप टू द प्लेट, हेल्प देम विद योर वाइडर ऑप्शंस। तो बड़ी कंट्रीज को चाहिए कि स्मॉलर कंट्रीज को हेल्प करें। देखो हम इतनी बड़ी कंट्री हो करके भी सर्विलांस उस रीजन में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप नहीं कर पाने, तो वी वांट टू हेल्प दीज स्मॉलर कंट्रीज से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इकोनॉमिकली ये स्मॉलर स्टेट चाहते हैं कि इंडिया बड़े भाई का काम करे और इकोनॉमिकली और मिलिटरीली हेल्प किया जाए। इंडिया शुड ट्राई टू फुलफिल देयर एस्पिरेशंस, बस इतनी वाली बात है। अब यहाँ रीजनल कोऑपरेशन फॉर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इन द इंडो पैसिफिक क्या है, क्वाड कंट्री ने साइन किया था एचएडीआर, क्या साइन किया था क्वाड ने, एचएडीआर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एग्रीमेंट, ठीक है। और ये शेयर्ड विजन था, ये किस चीज का, फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव रेजिलियंट इंडो पैसिफिक। क्या शेयर्ड विजन था, किस चीज का शेयर्ड विजन था, एचएडीआर, फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, सबको ले ले, ओपन रहे, सब लोग ट्रेड कर सके, फ्री एंड रेजिलियंट इन इंडो पैसिफिक। रेजिलियंट किस चीज के लिए, रेजिलियंट डिसऑर्डर के लिए, रेजिलियंट टेररिस्ट अटैक के लिए, रेजिलियंट वो सारी सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी थ्रेट्स के लिए, तो ये सब चीजों के लिए रेजिलियंट हो। रिस्पॉन्ड टू वल्नरेबिलिटीज, कोई भी वल्नरेबिलिटी आए, कोई भी दिक्कत ऐसी आ जाए तो उसमें रिस्पॉन्ड किया जा सके। कई सर्व एज अ डेडिकेटेड फ्रेमवर्क टू कोऑर्डिनेट, देखिए डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, जैसे सीडीआरआई, इंडिया का सीडीआरआई, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिलीजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये पूरा बनाया गया है। इसमें क्या इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा उसी हिसाब से, डिजास्टर रेजिलियंट होगा और इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये एक स्टेप है इंडो पैसिफिक रीजन में टू सिक्योर फ्रॉम द जो भी वल्नरेबिलिटीज रिलेटेड विद द डिजास्टर है। अच्छा यहाँ अब आइए आगे देखें, तो एक ह्यूमन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ फंड एग्रीमेंट यहाँ हो गया। तो वल्नरेबिलिटीज को रिस्पॉन्ड करना है, डेडिकेटेड फ्रेमवर्क है टू कोऑर्डिनेट द डिजास्टर रिस्पॉन्स ऑपरेशन इन द रीजन, देन कैपेसिटी बिल्ड करना, इंटर ऑपरेबिलिटी, ये बहुत बड़ी चीज है। इंटर ऑपरेबिलिटी कीवर्ड है, कहीं भी आप आंसर में यूज कर सकते हो। इंटर ऑपरेबिलिटी, ऑपरेशनल सिनर्जी, ठीक है, ऑपरेशनल सिनर्जी, ठीक है, टू अंडरटेक द एजीटीआर, तो एचएडीआर ऑपरेशंस को अंडरटेक करने के लिए एक सिनर्जी हो, ठीक है। देन इंटरऑपरेबिलिटी मतलब एक दूसरे से तालमेल, ये सब सारी चीजें, कैपेसिटी बिल्ड करना, कैपेबिलिटी बिल्ड करना, आपको पता है कॉमन चीज है। अच्छा इसके बाद और क्या करना है यहाँ पे और क्या करना भैया, प्रमोट इंक्लूजन, इंक्लूजन हो किसका, वल्नरेबल सेक्शंस का, ठीक है, ऑफ सोसाइटी। और ये जो है बाय इंश्योरिंग दैट जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं दे आर एजेंट्स एंड बेनिफिशियरीज, तो ये इनको ज्यादातर ध्यान में देखा जाए, वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को। अच्छा वल्नरेबिलिटीज की बात की जाए, इंडो पैसिफिक में वल्नरेबिलिटीज क्या है, क्या दिक्कत आ सकती है यहाँ पे। देखिए डिजास्टर प्रोन रीजन है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। 3/4 ऑफ द वर्ल्ड जो सुनामीज आती हैं वो इसी रीजन में आती हैं, अर्थक्वेक, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, तो हाईली प्रोन टू द डिजास्टर, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, अब इसमें वाइड एरे ऑफ चैलेंजेस हैं, जैसे कि हाई टेम्परेचर, एबनॉर्मल फ्लक्चुएशंस, एल नीनो, ला नीना, ये सब तो होते ही हैं। और स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं, छोटे छोटे लिटोरल कंट्रीज हैं, इनको सस्टेन करना। एरियाज ऑफ कोऑपरेशन क्या है, अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस है, डिजास्टर रिलियंस है, और सीडीआरआई हमने पढ़ ही लिया अभी। सिग्निफिकेंस क्या है रीजनल कोऑपरेशन का डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट में, द सिग्निफिकेंस, रीजनल कोऑपरेट करना है आपको डिजास्टर रिस्क मैनेज करने के लिए, ताकि वहां सेफर वल्नरेबल सेक्शंस को प्रिवेंट किया जा सके। या डिजास्टर से सबका ही नुकसान होता है, इन ह्यूमन लाइफ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है, लाइवलीहुड खत्म हो जाती है, लोगों की जान चली जाती है, तब बहुत जरूरी है। तो बाय शेयरिंग डेटा एंड फोरकास्ट हम शेयर करेंगे, ठीक है, बाय शेयरिंग डेटा एंड फोरकास्ट किसका, वेदर, मानसून, ये सब सारी चीजों का, क्रिटिकल फॉर रिड्यूसिंग द रिस्क, ये रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा है बेटर रिस्पॉन्स पोस्ट डिजास्टर, क्या रिस्पॉन्स है पोस्ट डिजास्टर आने के बाद आप क्या कर रहे हो, ठीक है, कम्युनिटी कैसे इंगेज कर रही है, कैसे आप उसको, पहला तो आप रेजिलियंट कैसे हो, दूसरा रिहैब कैसे कर रहे हो, डिजास्टर आने के बाद रिहैब एंड रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमिक फंक्शंस, जो भी इकोनॉमिक बिजनेस एक्टिविटीज हैं उसका रिवाइवल हो सके। तो उसके लिए क्या, थ्रू द कोऑर्डिनेशन एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपर्टीज
रिसोर्सेज, कंट्री एक दूसरे को क्रिटिकल 48 आवर्स जो होता है डिजास्टर के बाद उसमें हेल्प कर सकते हैं थ्रू शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सपर्टीज एंड रिसोर्सेज। देन क्रूशियल फॉर सपोर्ट इन रिकवरी फेज, पार्टनरशिप्स एंड नेटवर्क्स रीजन में होगा तो इट कैन शेयर अप्रोच एंड टूल्स, टेक्नोलॉजीज, गुड प्रैक्टिसेस टू मोर वायबल डेवलपमेंट आउटकम के लिए, ठीक है। क्रूशियल फॉर सपोर्ट इन रिकवरी फेज, रिकवरी में ये सब कोलैबोरेशन जरूरी है, अप्रोच, टूल्स, टेक्नोलॉजी आपस में एक्सचेंज करें, रिसोर्सेज। बेटरमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज, इससे डिप्लोमेटिक टाइज स्ट्रांग होंगे, ठीक है। इट विल इंप्रूव द डिप्लोमेटिक टाइज, बस इतना याद रखिए, बिल्ड कॉन्फिडेंस। इन इमर्जिंग नीड्स क्या है, एज क्लाइमेट चेंज इज क्रॉस बॉर्डर, तो क्लाइमेट चेंज तो ऐसा नहीं यहाँ आया तो एक जगह रुक गया, इट इज अ क्रॉस बॉर्डर इशू, बहुत की वर्ड है क्रॉस बॉर्डर इशू। इसके लिए रीजनल कोऑपरेशन मोर इंपॉर्टेंट, तो रीजनल कोऑपरेशन आप कीवर्ड याद कर लो, रीजनल कोऑपरेशन एंड क्रॉस बॉर्डर इशू। तो क्लाइमेट चेंज क्या, क्रॉस बॉर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ये, ठीक है। चलिए आइए आगे देखा जाए। यहाँ चैलेंजेस की बात की गई है, व्हाट आर द चैलेंजेस इन इफेक्टिव कोऑपरेशन इन द रीजन, तो चैलेंजेस क्या हैं। सो एवरीवन, चैलेंजेस क्या हैं यहाँ पे देखते हैं। चैलेंजेस भैया देखा जाओ, कॉम्पिटिटिव और कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल रियलिटीज हैं that leads to aversion to data sharing brought about by concerns of sovereignty। ये क्या है भाई, sovereignty इशू वाली बात आ जाएगी कि भाई देखो, एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल रियलिटी है, ये बात सही है, कॉम्पिटिटिव है। अब यहाँ है, इट लीड्स टू एवर्जन टू डेटा, इट लीड्स टू एन एवर्जन टू डेटा शेयरिंग ब्रॉट अबाउट बाई कंसर्न्स ऑफ sovereignty। तो बिकॉज ऑफ द सवर्निटी इशू मतलब इनका डोमिनेंस किसी और का नहीं चाहिए, मतलब शेयर नहीं करना चाहते हैं। इंडिपेंडेंस की बात आती है तब ये डेटा लोकलाइजेशन की बात हो जाए कि डेटा लोकल रहे। सिक्योरिटी कंसर्न्स के जो डेटा हैं वो लोग बिकॉज ऑफ द सवर्निटी इशू, सिक्योरिटी कंसर्न्स के, डेटा लोकलाइजेशन के, और भी कोई टेक के, तो ये बिकॉज ऑफ सवर्निटी इशू ये लोग नहीं शेयर करते हैं डेटा, ठीक है। तो एक तरह से ये एक चैलेंज आ रहा है, बिकॉज पीपल आर नॉट एबल, जब तक आपके पास डेटा और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग नहीं होगी तो आप कैसे कोलैब करोगे और कैसे कोलैबोरेशन इफेक्टिव बनेगा, नहीं बन पाएगा। देन यू हैव कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ रिसोर्स नहीं है। ट्रेनिंग डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ट्रेन करना, ये एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए ये दिक्कत कर जाता है, ठीक है। देन प्री डोमिनेंस ऑफ आर्म फोर्स, अब ठीक है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और मैनेजमेंट में आर्म फोर्स का डोमिनेंस हो जाता है, ठीक है। और इमरजेंसी रिस्पॉन्स इन रीजनल कोऑपरेशन, अब रीजनल कोऑपरेशन क्यों नहीं, क्योंकि कोई कंट्री नहीं चाहती कि आर्म फोर्स उसकी टेरिटरी में जाए, बिकॉज ऑफ द मोर पार्टिसिपेशन ऑफ आर्म्ड पर्सनल्स एंड फोर्सेस, रीजनल कोऑपरेशन को ये हिंडर करता है। फिर डेवलपमेंट प्रायोरिटीज रिस्ट्रिक्ट नीडेड इन्वेस्टमेंट इन स्ट्रेंथनिंग द एग्जिस्टिंग डिजास्टर मैनेजमेंट, अब जो भी डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज हैं ये हैं, ये रिस्ट्रिक्ट करती है क्या, इन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग द एग्जिस्टिंग डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एंड एजेंसीज इन साउथ एशियन नेशंस, ठीक है। तो बिकॉज दे हैव मोर प्रायोरिटीज टू द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज देन द डिजास्टर मैनेजमेंट। फिर यहाँ कहा गया है प्रेजेंस ऑफ चाइना, चाइना क्या है भाई, इंडो पैसिफिक में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, तो क्या है किसमें, और इसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं डिजास्टर रिस्पॉन्स भी, मैरीटाइम सिक्योरिटी में। इट इज स्केलिंग अप इट्स प्रेजेंस इन द इंडो पैसिफिक, कौन, चाइना, विद इम्प्लीकेशंस फॉर बोथ डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड क्या है, ट्रस्ट बिल्ड करना, कंट्रीज मस्ट बैलेंस द challenges of both current perceptions and historical precedents, ठीक है, एंड ट्रेड ऑफ्स दैट दे कैन लीड टू डिमिनिश ट्रस्ट। तो एक बिल्डिंग ट्रस्ट बिल्ड करना, ठीक है, जिससे ट्रस्ट इरोड हो वो चीज हटा देना। तो दे मस्ट बैलेंस द चैलेंजेस, ठीक है, कैसे चैलेंजेस, जो करंट परसेप्शंस हैं और जो है हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स हैं, भाई हिस्टोरिकल कोई ऐसा आपस में मतभेद, अरे वो रहा हो, मन भेद रहा हो, ये सब सारी चीजें हैं, अलाइनमेंट ना हुआ हो किसी इशू से, तो उसको भुलाना। एंड ट्रेड ऑफ्स दैट दे कैन लीड टू डिमिनिश ट्रस्ट, तो इसमें बैलेंस रखना है। शेयरिंग ऑफ क्रिटिकल डेटा शेयर करना है कैसे, और जैसे मेट्रोलॉजिकल डेटा है, व्हीकल जियो लोकेशन है, सेल फोन है, ये डेटा आप, मेट्रोलॉजिकल डाटा तो आप शेयर कर ही सकते हो, व्हीकल जियो लोकेशंस ये सब शेयर कर सकते हैं बिफोर द डिजास्टर, की भाई डिजास्टर आने के पहले ही, ताकि भाई मिटिगेट किया जा सके। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करना, कैसे, इससे क्या होगा, इट विल ऑटोमेट एंड प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग वेरियस डिसिप्लिन को मैनेज करने में अच्छा होगा, जैसे कि लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रलाइज एक्सेसिबल डेटा। तो इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी कैन हेल्प ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द वेरियस डिसिप्लिन, जैसे डेटा प्रोसेस करना और एक सेंट्रलाइज एक एक्सेसिबल डेटा हो इन लोगों के पास, ठीक है। चलिए, जैसे आप एआई का यूज़ कर रहे हो, क्वांटम कंप्यूटिंग को भी अब जोर देना चाहिए। क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत तेज प्रोसेसर होता है क्वांटम कंप्यूटिंग का, तो हाउ विल यूटिलाइज दिस क्वांटम कंप्यूटिंग एंड एआई। इनकॉर्पोरेट पैंडेमिक लर्निंग, अब जो भी आप सीख मिली है आपसे,
क्या क्या दिक्कतें आती हैं उसको इनकॉर्पोरेट करिए, एक्सपीरियंसेस को शेयर करिए। जैसे इंक्रीज इनपुट फ्रॉम हेल्थ एक्सपर्ट्स, कंबाइन देयर कंसल्टेशन विद डाइजेस्टर एक्सपर्ट्स, ताकि इफेक्टिवनेस और डाइजेस्टर रिकवरी। तो क्यों लेना है हेल्थ एक्सपर्ट की? ताकि डाइजेस्टर रिकवरी में आसानी हो, किस किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे फ्लडिंग आ गई, अर्थक्वेक आ गया, चोट लग गई, तो कैसे आपको ये एक हेल्थ एक्सपर्ट से एक मशवरा लेकर के, ठीक है, इफेक्टिवली कैसे डाइजेस्टर रिकवरी से डील किया जाए। ठीक, रियलाइजिंग पोटेंशियल रोल ऑफ प्राइवेट सिटीजन, भाई लोकल ग्रुप्स, कम्युनिटीज का इन्वॉल्वमेंट होना, प्राइवेट सिटीजन का, लोकल ग्रुप्स का, और इनको अवेयर करना, लोकल वॉलंटियर्स प्रिपेयर करना, उनको अवेयर करना। तो ये सब एक सिविल सोसाइटी का भी पार्ट, एक रोल हो, जहाँ पे जो डिजास्टर प्रोन एरिया है कि कैसे आप मिटिगेट करोगे, कैसे एक दूसरे को हेल्प करोगे, कोऑर्डिनेट करोगे, तो ये सब का फ्रेमवर्क बनाना। ठीक है, तो वी हैव टू रियलाइज द रोल ऑफ प्राइवेट सिटीजन, लोकल ग्रुप, बाई कोऑर्डिनेशन से, बाई रिस्पॉन्स, और फ्रेमवर्क बनाना दैट विल अलाउ वॉलंटियर्स टू इंटरफेस विद फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसीज। अब एन एग्जांपल ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम इज सर्ट इन, जैसे सिटीजन इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जो यूनाइटेड स्टेट्स में अपने यहाँ भी एक सर्ट है, वो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए, बट ये सिटीजन इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है कहाँ पे? यूएसए में। इंडिया डिजास्टर रिलीफ डिप्लोमेसी क्या है डिप्लोमेसी? पहला देखिए, इंडियाज ऑपरेशन दोस्त, क्या है इंडिया का ऑपरेशन दोस्त? इन रिस्पॉन्स टू अर्थक्वेक इन टर्की, सीरिया डिमॉन्स्ट्रेट इट्स कमिटमेंट, भाई हेल्प करने के लिए गया, ऑपरेशन दोस्त है, जो टर्की में अर्थक्वेक आया था, सीरिया। फिर डिजास्टर रिलीफ डिप्लोमेसी, ह्यूमन असिस्टेंस हो, एंड डिजास्टर रिलीफ डिप्लोमेसी, HADR। ठीक है, HADR है एक सॉफ्ट पावर टूल है। कैसा टूल है? सॉफ्ट पावर टूल है। सॉफ्ट पावर मतलब भाई हेल्प करके, सोशली आप हेल्प करके, मदद करके, ठीक है, एक सॉफ्ट पावर में आ जाता है, जिसमें हार्ड पावर नहीं है, वेपन का कोई यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, वेपन का या साइबर अटैक ये सब कुछ नहीं हो रहा है, इट इज सॉफ्ट पावर दैट स्ट्रेंथन इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉस्टर्स। यहाँ डर के नहीं, लोग आपसे खुश होकर के आपकी मदद करें, सॉफ्टनेस। जैसे डॉक्टर से लोग डरते नहीं है, डरते भी हैं, पर ज्यादातर खुश होकर के उनसे उनकी इज्जत करते हैं। ठीक है भाई, आप SP और DM से डर सकता है, पर आदमी डॉक्टर से इज्जत देगा, दिल से देगा। फॉस्टर्स पीपल टू पीपल टाइज, इनहांस कंट्रीज ग्लोबल प्रेस्टीज, ये सब सारा भाई वसुधैव कुटुंबकम पे है ना हमारा सब, वन वर्ल्ड वन फैमिली पे हम बिलीव करते हैं। ठीक, इंडियाज एफर्ट इन डिजास्टर रिलीफ डिप्लोमेसी रिसेंट ईयर में बड़ी है, हम बहुत ये सब रोल कर रहे हैं। जैसे क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग भी गठन हुआ है, इसे बाय डिजास्टर रिस्पॉन्स सिस्टम डेवलप किया जाएगा। क्या? बिल्ड डिजास्टर रिस्पॉन्स सिस्टम थ्रू द क्वाड। नोटेबल एग्जांपल्स ऑफ इंडियाज जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, जैसे 2004 की सुनामी में इन द मालदीव्स, श्रीलंका, साइक्लोन नरगिस म्यांमार में आया था, उसमें हेल्प किया। 11 में सुनामी में जापान में, 15 में जो अर्थक्वेक आया था नेपाल में, तो यहाँ हेल्प किया सुनामी में। देन म्यांमार में नरगिस का अटैक हुआ, साइक्लोन नरगिस, ये सब सारी चीज़ें। ऑपरेशन दोस्त है, जिसे इमीडिएट रिलीफ दिया जाता है। ठीक है, इंडियाज विलिंगनेस टू प्रोवाइड असिस्टेंस डिस्पाइट पॉलिटिकल डिफरेंसेस, पॉलिटिकल डिफरेंस होने के बाद भी ऑपरेशन दोस्त में, ठीक है, हमने विलिंगनेस की, सपोर्ट दिखाई, ये सब सारी चीज़ें हैं। देन इंडिया एंड HADR डिप्लोमेसी क्या है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, जो हम ऊपर देख रहे थे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी, ये क्या है? इट रिफर्स टू, क्या होता है, क्या इट रिफर्स टू सेट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स, एक सेट है किसके? कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स का, प्लान्स का, एंड एक्शंस दैट इज टू बी टेकन, दैट इज अंडरटेकन बाय इंडिया। तो इंडिया एक सेट, एक ग्रुपिंग है किसकी? कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की, कोई प्लान्स की और एक्शन जो हमें इसी को कहते हैं क्या? HADR, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। इट इज अ सेट ऑफ एफर्ट्स टू प्रोवाइड किस लिए? असिस्टेंस एंड रिलीफ ड्यूरिंग द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। डिजास्टर आ जाए तो हम रिलीफ प्रोवाइड करेंगे विद इन इट्स बॉर्डर एंड टू अदर कंट्रीज इन नीड। इंडिया हैज डेवलप्ड अ कंप्रेहेंसिव HADR पॉलिसी बना दी गई है दैट आउटलाइंस इट अप्रोच टू डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। देन इंडो पैसिफिक क्या है? इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। इसमें क्या आ जाएगा? देखिए कितना बचा हुआ है। आइलैंड कंट्रीज है, ये अलग से देख लेंगे हम, तो इस वाले में नहीं करेंगे। इंडो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज एक लेक्चर लेंगे, उसमें अलग से हो जाएगा, और ये हम यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है, ये वाला लास्ट। अच्छा, अब क्या है इंडो पैसिफिक? क्या है? फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी क्या है? रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है, उसने एड्रेस किया इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन द US। ठीक, जहां इंडिया ने डिसाइड किया है कि ये फेयर और रेजिलिएंट ट्रेड, इंडिया डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द फेयर एंड रेजिलिएंट ट्रेड पिलर। इंडिया अग्रीड आउट ऑफ 4 पिलर्स, 3 आउट ऑफ 4 पिलर, जिसमें सप्लाई चेन, एंटी करप्शन और क्लीन एनर्जी की बात की। तो जो यहाँ पे रिसेंट यहाँ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी की बात की गई, ठीक है, जहाँ पे क्या हुआ कि रिसेंटली मीटिंग थी USA, यहाँ इंडिया डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द फेयर एंड रेजिलिएंट ट्रेड पिलर। तो इससे थोड़ा सा दूर रहा है इंडिया,
ये जो था IPEF के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, तो ये एक यूएस लेड था इनिशिएटिव 2022 का, ठीक है। और इसमें ये सब बात की गई थी, किस चीज़ की बात की गई थी, इकोनॉमिक टाइज, इंडो पैसिफिक कंट्रीज में इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रेंथन करेंगे। क्या करेंगे? इकोनॉमिक टाइज को, जो भी इकोनॉमिक टाइज हैं, ठीक है, इसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। ये सब सारी बातें इसमें की गई थी। और रूल मेकिंग और स्टैंडर्ड्स पे ध्यान दिया जाएगा। इस पे रूल मेकिंग, रूल बेस्ड होगा और स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे, ठीक है, सारे आप कोऑपरेशंस के, ट्रेड करने के, ये सब सारी चीज़ें पे। तो उसमें देखिए कई चीज़ें आई हुई हैं। देखिए इसमें ट्रेड स्टैंडर्ड्स बनाए गए, 4 की पिलर था आईपीईएफ में, 4 की पिलर था। देखिए व्हाट इज आईपीएफ, देखिए यहाँ पे 4 की पिलर, यहाँ पहले आप दिखा दूँ। देखिए सप्लाई चेन रेजिलियंस, फेयर एंड रेजिलेंट एंड टैक्सेशन, एंटी करप्शन, क्लीन एनर्जी। तो इन 3 में तो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। पर फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड में इंडिया ऑप्ट आउट, यहाँ से ऑप्ट आउट हो गया। क्यों इंडिया ऑप्ट आउट हो गया आईपीसी इससे? इंडिया को ये लगता है कि ऑप्टेड आउट ऑफ द ट्रेड पिलर से कहने का मतलब है डेटा सवर्निटी के इशू पे। तो जो रेजिलियंट ट्रेड है इसमें इसलिए बार हुआ कि डेटा सवरन, डेटा लोकलाइजेशन की बात कर रहा है इंडिया और डेटा सवर्निटी की बात कर रहा है, इसलिए इसने डेटा नहीं शेयर करेगा, इसलिए हम ऑप्ट आउट हुए हैं। दूसरा लेबर स्टैंडर्ड्स पे, ठीक है, लेबर स्टैंडर्ड्स क्योंकि बाहर जो है वो मैच नहीं कर रहा है इंडिया के लेबर स्टैंडर्ड से, दैट इज द रीजन। स्ट्रॉन्ग लेबर स्टैंडर्ड्स, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में लेबर स्टैंडर्ड्स का फर्क आया तो वहाँ पे हमारे एक कंसेंसस नहीं बन पाया लेबर स्टैंडर्ड्स पे। यहाँ पे भी देखिए लेबर स्टैंडर्ड्स पे कंसर्न्स है। एंड डिजिटल ट्रेड रेगुलेशन पे, इसीलिए डिजिटल ट्रेड रेगुलेशन इस पे हमारी सहमति नहीं हुई बनी है, तो इस पे हम ऑप्ट आउट कर गए हैं यहाँ से। तो मेनली क्या था इसमें? इसमें था पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज क्या, 4 चीज़ों पे बात हो गई थी। किस चीज़ पे बात हुई थी? सारे कंट्रीज में बातें हुई हैं, जो 4 मेन पिलर थे इसमें। किस किस पिलर पे बात हुई है? देखिए पहला सप्लाई चेन रेजिलियंस, सप्लाई चेन मेंटेन रहे, सही बात है, एक क्रिटिकल सप्लाई चेन सिक्योरिटी हो, ठीक है। और यहाँ पे बात की गई है रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन चाइना, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन चाइना, तो चाइना पे डिपेंडेंसी कम हो, इसलिए स्पेशली फॉर सेमी कंडक्टर्स। किसके लिए? सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। सेमी कंडक्टर्स के लिए हम भी सेटअप कर रहे हैं प्लान, ठीक है। पर मेनली वी आर मोर डेवलपिंग ऑन असेंबलिंग ऑफ द सेमी कंडक्टर, दैट इज वेरी चीप। तो असेंबलिंग ऑफ सेमी कंडक्टर, ठीक है, जहाँ पार्ट्स लिया जाते हैं और असेंबल, तो दैट इज चीप, ठीक। बट अगर मैन्युफैक्चरिंग करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग इट इज़ अ कॉस्टली प्रोसेस और इसमें बहुत सारी टेक्निक्स लगती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा, बट असेंबलिंग सेमी कंडक्टर इज चीप, तो इंडिया मस्ट फोकस ऑन दिस, ठीक है। यहाँ पे भी कर सकते हैं बट ये बहुत, इसमें वो चाहिए होती है, बहुत प्रिसीजन चाहिए होता है, बहुत कॉस्ट लगेगा, बिजली लगेगी, पावर सप्लाई और सफाई, हाइजीन कंडीशंस चाहिए, मास्क वास्क को लगा के एकदम, भाई सेमी कंडक्टर बनाना आसान नहीं है, तो ठीक है, असेंबलिंग में वो है। तो यहाँ डोमिनेंस कम करना है, किसका डोमिनेंस करना है? चाइना का ओवर सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। रेयर अर्थ में फार्मा, फार्मा पे भी चाइना का वो है, बिकॉज जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो हम भी अपना डाइवर्सिफाई करना है थ्रू इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन, वी आर डाइवर्सिफाइंग अवर नीड्स, ठीक है। अब जैसे चाइना के बजाय हम एपीआई पे और कंट्रीज पर डिपेंड करेंगे, और इंडिया खुद भी बूस्ट कर रहा है एपीआई, तो आत्मनिर्भर बन रहा है किसमें? एपीआई में, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में, ठीक है। इससे भी हमारा कॉस्ट भी कम हो जाएगा, बाहर से मंगाने पे कॉस्ट भी दवाओं का बढ़ जाता है, और अपना बनाएंगे तो थोड़ा कॉस्ट में भी कमी आएगी, ठीक है। वी हैव वीक आईपी रेगुलेशन हमारे पास, बिकॉज वी हैव वीक आईपी रेगुलेशन, हम पिछले लेक्चर में कर रहे वीक आईपी रेगुलेशन, ठीक है, जिससे जेनरिक दवाएं हमारे यहाँ बन पाती हैं और थोड़ी सस्ती हो जाती हैं। तो सब चलिए अलग, हम डिविएट हो रहे हैं टॉपिक से, बस यही इतनी सारी चीज़ें हैं, चलिए। देन क्लीन एनर्जी की बात की गई, तो हमने क्लीन एनर्जी पे वो किया है कि क्लीन इकोनॉमी हो। क्लीन इकोनॉमी मतलब यहाँ क्लीन एनर्जी का मतलब क्या हो गया, किस पे बात किया जाए? ऐसा मैन्युफैक्चरिंग बनाया जाए दैट इज डीकार्बनाइजेशन, ध्यान दिया, लेसर इमिशन ऑफ कार्बन, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाए, क्लाइमेट चेंज पे ध्यान दिया जाए, क्लाइमेट चेंज पे ध्यान देना है, ठीक है। ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, ग्रीन टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि लेसर इमिशन, लेसर इमिशन, ठीक है, इसके लेसर इमिशन, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है, ग्रीन हाइड्रोजन, इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट क्या है? क्योंकि जो जो हाइड्रोजन बनाया जाएगा इट विल यूज रिन्यूएबल एनर्जी, तो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज किया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में, देयर विल बी लेसर एमिशन ऑफ CO2 इन प्रिपेयरिंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बनाने में लेसर एमिशन होगा CO2 का, और यूपी में भी स्टेब्लिश किया जा रहा है ये सब, ठीक है। उत्तर प्रदेश वाले ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, यूपी का भी आप पढ़ लीजिएगा क्या है, यहाँ भी इंडस्ट्रीज और ये सब सेटअप शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे हो गया। फिर दूसरा आइए देखते हैं कि यहाँ करेंटली इंडिया और फेयर टैक्सेशन और एंटी करप्शन पे तो इन लोगों ने बात की ही है, ठीक है। देन फेयर इकोनॉमी हो, फेयर इकोनॉमी क्या हो जाएगा? एंटी करप्शन मेजर्स हो, कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी हो, तो यहाँ पे टैक्सेशन और एंटी करप्शन हो, और कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी, कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी की बात की जाएगी। और टैक्स इवेजन ना हो,
ठीक है। टैक्स हेवन कंट्रीज में टैक्स इवेड करते हैं लोग बाहर बाहर जाके इन्वेस्ट करके, और उससे रेवेन्यू लॉस होता है कंट्री को, रेवेन्यू लॉस होता है हमारी कंट्री को टैक्स इविजन से थ्रू। तो ये इसको किया जाए क्योंकि हमें रेवेन्यू अपना बढ़ाना है, तो टैक्स इविजन भी बात। पर फेयर एंड रेजिलिएंट ट्रेड पे हम पहले बता चुके हैं, हमारा थोड़ा नुकसान हो रहा है बिकॉज ऑफ सवर्निटी ऑफ डेटा इशूज और लेबर लॉस की वजह से हम इस वाले पे सहमत नहीं हुए। देन करंटली इंडिया एंड 13 कंट्रीज जो हैं इंडो पैसिफिक में हैं, और इनके की मेंबर्स हैं, देखिए ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया भी होगा यहाँ पे, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, कुछ दिमाग खुद से लगा लीजिए, फिलीपींस इज देयर। देन यू हैव सिंगापुर, सिंगापुर से तो हमारा एफडीआई सबसे ज़्यादा आता है सिंगापुर से। थाईलैंड से रिलेशन है, यूएस में है, वाइटनाम है, तो ये सब सारे रीजन्स आ जाएंगे, ठीक है। इन सबसे कोलैबोरेशन करना है। ये एशियान के मेंबर्स भी हैं आधे से ज़्यादा इसमें, आरसीईपी के हैं। देन इंडियाज पोजीशन ऑन आईपीईएफ पे इंडिया का क्या पोजीशन है देखा जाए। बस ये लास्ट है, ये खत्म है। चलिए इसको हम खत्म करते हैं। कुछ कंट्रीज ने इंटरेस्ट दिखाया है नेगोशिएशन में। इंडिया डिड नॉट डिक्लेयर अ डिफिनेट पोजीशन हमने फॉर सम टाइम, बिकॉज इट विल बी वॉचिंग क्या बेनिफिट्स मेंबर कंट्रीज डिराइव एंड वेदर एनी कंडीशनलिटीज ऑन एस्पेक्ट्स लाइक एनवायरमेंट में डिस्क्रिमिनेट। तो भाई डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है कि इन्वायरमेंटल कुछ एस्पेक्ट्स आ जाए इन्वायरमेंटल का जिसमें हमें डिस्क्रिमिनेशन फील करना पड़ा, और व्हाट बेनिफिट्स द मेंबर कंट्रीज विल डिराइव। तो हम थोड़ा सा रुके हुए हैं, विल टेक ओवर इट। इंडिया स्टैंड्स जो है आईपीएफ पे ऐसे ही रहा है। तो वी आर आवर रिस्पॉन्स हैज़ बीन वेरी सेलेक्टिव, हमारा रिस्पॉन्स सेलेक्टिव रहा। जैसे कि हम ट्रेड वाले, फेयर ट्रेड वाले से ऑप्ट आउट कर गए। क्यों? क्योंकि हमें पता था लेबर लॉज स्ट्रिंजेंट हो जाएंगे तो हमारी जो हमारे एमएसएमईज हैं उनको फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, एमएसएमईज और टैरिफ रिडक्शन, तो यहाँ टैरिफ रिडक्शन की तो बात ही नहीं की है। तो आईपीएफ जो है टैरिफ रिडक्शन की बात नहीं करता है, तो इसलिए इंडिया के एक्सपोर्टर्स के लिए टैरिफ रिडक्शन, नो टैरिफ रिडक्शन, टैरिफ रिडक्शन की बात नहीं की गई थी इसमें। टैरिफ रिडक्शन की बात नहीं की गई थी, तो इंडिया को लगा, हम लोगों को, कि नहीं हमारे जब टैरिफ रिडक्शन नहीं है तो एक्सपोर्टर्स को कैसे, हमारे एक्सपोर्टर्स को कैसे अट्रैक्ट करेगा, इट विल नॉट बी एबल टू अट्रैक्ट। तो हम जो हैं, तो हमारा सिलेक्टिव अप्रोच है। जैसे कि हमने फेयर इकोनॉमी पे, क्लीन इकोनॉमी पे और इस पे हमने ज्वाइन कर लिया, बस यहाँ टैरिफ ये वाले में, फेयर ट्रेड वाले में हमने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। सम एरियाज प्रपोज इन आईपीएफ डू नॉट अपीयर टू सर्व इंडियाज इंटरेस्ट, सही बात है। For example, IPF talks about digital governance, but the IPF formulation contains issues that directly conflict. तो हमारे पोजीशन से कॉन्फ्लिक्ट में आता है, डिजिटल गवर्नेंस की बात की गई है, तो बट वी डोंट वांट टू शेयर अवर डेटा। देन इंडिया इज इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग इट्स ओन डिजिटल फ्रेमवर्क एंड लॉज। तो अभी भी हम अपने प्रोसेस में हैं कि हम अपना डिजिटल लॉज और फ्रेमवर्क जो है इसको बना रहे हैं, ठीक है। वी आर इन फॉर्मिंग, सॉरी एक मिनट, we're in the process of firming up its own digital framework and laws, particularly regarding privacy। तो प्राइवेसी और डेटा लोकलाइजेशन में हम ज़्यादा अवेयर हैं, एंड अभी इस पे रुका हूँ, इसीलिए इट वुड वेट फॉर मोर सम इंफॉर्मेशन। इन अगस्त 2022 में क्या हुआ, इंडिया विड्रो या पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल से पार्लियामेंट में, सेइंग दैट इट वुड कंसिडर एक कंप्रेहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क चाहिए, ठीक है, टू रेगुलेट ओवरऑल इंटरनेट इकोसिस्टम। तो पूरा ओवरऑल जो इंटरनेट इकोसिस्टम को रेगुलेट करना है, तो उसके लिए कंप्रेहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क चाहिए, सिर्फ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल से नहीं होगा। एंड साइबर सिक्योरिटी भी, ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो यूएस हैज़ अर्लियर एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिया साइड डिमांडिंग डेटा लोकलाइजेशन ऑफ द स्टोरेज, ठीक है, एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंडिया यूजर्स डेटा इन सर्वर्स लोकेटेड इन इंडिया एंड नॉट इन द यूएस। तो ये क्या हुआ है कि यूएस ने कहा कंसर्न, अपना कंसर्न जताया अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिया साइड, इंडिया जो डेटा लोकलाइजेशन की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जायंट्स काम कर रहे हैं, जैसे अमेजन जैसा जायंट्स, ई कॉमर्स जायंट्स, ठीक है, और भी सारे जायंट्स आ गए हैं, ठीक। तो ये सब जो है डेटा यूटिलाइज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये बात की गई है कि प्रोसेसिंग ऑफ इंडियाज यूजर डाटा जो होगा वो सर्वर्स पे होगा लोकेटेड इन इंडिया, नॉट इन यूएस। देन यूएस रिपोर्ट्स एक्सप्रेस दैट इंडियाज पॉलिसी विल सर्व एज, क्या नाम है, सिग्निफिकेंट बैरियर्स। जो हमारी पॉलिसी ऐसी है जो डिजिटल ट्रेड को रोक सकती है, और मार्केट एक्सेस बैरियर इससे रुकेगा, ठीक। ये सब सारी यूएस के कंसर्न्स हैं। अच्छा आइए देखा जाए, हाउ इज आईपीएफ डिफरेंट फ्रॉम अदर ट्रेड डील से, कैसे आईपीएफ डिफरेंट है अदर ट्रेड डील से। आईपीएफ इज नॉट एग्जैक्टली अ ट्रेड पैक्ट, एग्जैक्टली ट्रेड पैक्ट नहीं है ट्रेड पैक्ट, इसमें मल्टीपल पिलर्स हैं, ठीक है, और ऑप्शन है पार्टिसिपेंट्स को कि चूज जिसको चाहे, जैसे हमने 3 चूज किया, एक चूज नहीं किया। फिर इसमें क्या है, टेक इट और लीव इट अरेंजमेंट है इसमें, लाइक मोस्ट मल्टीलैटरल ट्रेड डील, इसमें कोई टेक इट और लीव इट अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है। इसमें आप ऑप्ट कर सकते हो, यू हैव गिवन ऑप्शनल आपको दिए हैं, ठीक है। एक रेगुलर ट्रेड पैक नहीं है, मेंबर्स आर नॉट ऑब्लिगेटेड बाय ऑल 4 पिलर्स डिस्पाइट बीइंग सिग्नेटरीज। आप इसके मेंबर हो सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, पर चारों पिलर पे आप जरूरी नहीं आप हस्ताक्षर करो, ठीक है।
देन स्टेइंग ऑफ द ट्रेड पार्ट ऑफ द अरेंजमेंट, इंडिया हैज ज्वाइंड अदर 3 पिलर, ये हम देख चुके हैं, बाकी 3 पिलर हमने ज्वाइन किया हुआ है। देन व्हाट इज द इंडियाज विजन इंडो पैसिफिक में, क्या है कि इंडिया ट्रेड इस रीजन में रैपिडली ग्रो कर रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, बीइंग डायरेक्टेड टुवर्ड द ईस्ट, ठीक है। तो लुक एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है हमारा, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी थोड़ा सा ये उसके कंसेंसस में है, थोड़ा सा उसे अलाइन कर रहा है, किससे, एक्ट ईस्ट पॉलिसी से। तो कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो हुआ है जापान के साथ, साउथ कोरिया, सिंगापुर से, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद एशियान और थाईलैंड, तो इसको क्या है, इट इज मोर डायरेक्टेड टुवर्ड दीज थिंग्स, ठीक है। वी हैव अ कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप विद द जापान, साउथ कोरिया एंड सिंगापुर, एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द एशिया एंड थाईलैंड। अच्छा, इंडिया हैज़ बीन एक्टिव इन चैंपियनिंग फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, और जो यूएस और ऑस्ट्रेलिया हैं, द मेंबर्स ऑफ एशियन हैव एक्सप्रेस्ड कॉमन व्यू दैट इंडिया प्लेज अ ग्रेटर रोल। तो ये सब सारी कंट्रीज, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, एशियान कह रहे हैं इंडिया का एक ग्रेटर रोल है इस रीजन में। और इंडिया जो क्वाड पार्टनर्स के साथ इट इज इम्प्रूविंग गेम इन द इंडो पैसिफिक, एंड इंडियाज व्यू इज टू वर्क विद लाइक माइंडेड कंट्रीज, ठीक है, तो कोऑपरेट करें, ठीक। रूल बेस्ड मल्टीपोलर रीजन की बात की गई है, प्रिवेंट एनी सिंगल पावर फ्रॉम द रीजन, तो एक सिंगल पावर का डोमिनेंस ना हो, जैसे ठीक है अमेरिकन लेक है, ठीक है, फिर डोमिनेंस आया चाइना का, तो चाइना लेक बनने से बना रोकना है, ठीक है, अमेरिकन लेक बना हुआ था, अब चाइना लेक ना बने, ठीक। मैंने आपको एक बार दिखाया था कि लेट्स मी शो यू चाइनाज मिलिट्री बेसिस, नेट, चलिए कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट लेक्चर पे आपको दिखा दूंगा मिलिट्री बेसिस किसी लेक्चर में। देन ये सब सारी चीज़ें, ऊपर एक चीज़ रह गई थी, देखते हैं क्या है वो। हाँ, यहाँ पे ये कुछ था कि हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग, ये एक एपेक्स लेवल फोरम है जिसमें मेजर कोस्ट गार्ड एजेंसीज हैं एशिया रीजन की आती हैं, बात करती हैं। 23 कंट्री का मल्टीलैटरल फोरम, ये सब सारी कंट्रीज देख लीजिएगा आप क्या है। और इंडियन कोस्ट गार्ड ने होस्ट किया 18 HACGM इन कोऑर्डिनेशन विद HACGAM सेक्रेटरी, जैसे 15 रिप्रेजेंटेटिव थे 18 कंट्रीज से, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आए थे इसमें, जैसे रीजनल कोऑपरेशन ऑन एग्रीमेंट ऑन कम्बैटिंग पायरेसी एंड आर्म रॉबरी अगेंस्ट शिप्स इन, ये पूरा रिकैप ISC ये कुछ आया हुआ था, क्या नाम है इसका, रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन कम्बैटिंग पायरेसी एंड आर्म रॉबरी अगेंस्ट शिप्स इन एशिया इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेंटर एंड यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, UNODC, ठीक है, ग्लोबल मैरीटाइम क्राइम प्रोग्राम आर पार्टिसिपेटिंग, तो UNODC ग्लोबल मैरीटाइम GMCP था पार्टिसिपेशन, और RC कैप रीकैप ISC, रीकैप मतलब रीजनल कोऑपरेशन था ऑन, क्या, रीजनल कोऑपरेशन कंबैटिंग पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी, पायरेसी एंड आर्म रॉबरी पे था अगेंस्ट शिप्स इन एशिया इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेंटर, तो ये सब सारी चीज़ें ये सब आए हुए थे, तो ये पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चलिए अब हम अगले लेक्चर में कोई नया टॉपिक देखेंगे, ठीक है, थैंक यू।